नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी लेकर पूस की रात। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किसानों की निर्धनता और उनकी मजबूरियों को बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया है। इस कहानी के माध्यम से किसानों को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और प्राकृतिक रूप से बहुत प्रभावित दिखाया गया है। इसमें यह भी दिखाया है कि कैसे एक किसान प्रकृति के सामने हार जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। यह सुनकर वह पीछे मुड़कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, अगर उन्हें दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हाड़ में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। यह सुनकर हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। वह सोचने लगा, पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना घर में रात को वह किस तरह ना सो पाएगा। लेकिन सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, पत्नी के पास आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे, बला तो छूटे, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके सामने से दूर हट गई और आंखें दिखाते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात देगा कंबल? ना जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो फिर क्या करूं? गाली खाऊं? मुन्नी गुस्से से बोली, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? लेकिन यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं ढीली हो गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। मुन्नी ने जाकर आले में से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में देती हुई बोली, लो ये रखो और छोड़ दो खेती। मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ व उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू रुपए लेकर वहां से चला गया, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मंजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी, आकाश में तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खाट पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्याम बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ को सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, वरना ठंडे हो जाओगे। वह पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का कि उसकी गुजर हो जाए वहाँ पे। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। ये कहकर हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरने लगा। हल्कू ने चीलम पीते हुए जबरा से कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है।
आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और यह निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की सो जाऊंगा। किंतु एक ही क्षण में उसके हृदय से कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट, लेकिन जाड़ा किसी पिशाच के भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जानी कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे गोद से चिपटाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमार कर बुलाया, लेकिन वह उसके पास न आया। वह हार के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा खून जम गया है। धमनियों से रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में आम की पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां इकट्ठा करूं और इन्हें जलाकर खूब आग तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। लेकिन अब तो बैठे नहीं रहा जाता। यह सोचकर उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा तो उसके पास आकर दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर आग तापें। टाट हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात काफ़ी है। यह कहकर हल्कू जबरा को लेकर बाग की ओर चल दिया। बाग में बहुत अंधेरा था और अंधेरे में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप टपक रही थीं। तभी एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कितनी अच्छी खुशबू है जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है ना। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। वह उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। कुछ ही देर में उसने पत्तियों का ढेर लगा लिया। ठंड के मारे उसके हाथ पांव ठिठुर गए थे। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। कुछ देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भगाने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय पर्व को हृदय से छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड तो नहीं लग रही है ना। जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी क्या। अगर यह उपाय पहले सोचा होता तो इतनी ठंड क्यों खाते। हल्कू ने कहा, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें।
देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा दारू नहीं करूँगा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई होगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, लेकिन वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। तब हल्कू ने उससे कहा, चलो आग के ऊपर से कूद कर आओ। जबरा कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, लेकिन एक क्षण में फिर आंख बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, लेकिन ज्यों ज्यों ठंड बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। तभी जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का कोई झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा लगा कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। तब उसने मन ही मन कहा, नहीं, जबरा के होते कोई भी जानवर मेरे खेत में नहीं घुस सकता। वह उन्हें नोच डालेगा। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? अब तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। शायद मुझे धोखा हुआ है। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, लेकिन उसके पास नहीं आया। फिर तभी हल्कू को खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। फिर उसने जोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो लीहो। यह आवाज़ सुनकर जबरा भौंकने लगा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, लेकिन ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू अब पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला ही था कि तभी अचानक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और रात को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। जबरा लगातार भौंके जा रहा था। नीलगाय खेत का सफाया करती रहीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। फिर वह उसी गर्म राख के पास चादर ओढ़कर सो गया। प्रातःकाल जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूम फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या सोते रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू उठ बैठा और बोला, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना बनाते हुए कहा, मुन्नी, मैं मरते मरते बचा और तुझे अपने खेत की पड़ी है। मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। फिर दोनों खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा पड़ा है। ऐसा लगता था जैसे मर गया हो। खेत की दशा देखकर मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन हल्कू खुश था। मुन्नी उदास होकर बोली, अब मजदूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। नमस्कार। आपसे एक अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।